नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पे। तो चलिए आज आप लोगों का राजनीति विज्ञान यानी नागरिक शास्त्र चल रहा था 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, जो 2026 में एग्ज़ाम अगली बार देंगे। मतलब अभी जनवरी चल रहा है, अगले महीने में आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए जो है हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है। उसमें जो है नागरिक शास्त्र का हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 3 चैप्टर दे दिया गया है। ये आपका चौथा चैप्टर है, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ये नागरिक शास्त्र यानी जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और राजनीति विज्ञान भी उसको कहते हैं। तो उसका ये आपका चौथा चैप्टर है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। पहला चैप्टर था कि सत्ता में साझेदारी, यानी सत्ता में सभी लोगों की भागीदारी देना है। जो भी अलग अलग समूह के, महिला हो, अति पिछड़ा हो, जो भी अलग अलग समाज के लोग हैं जिनकी साझेदारी नहीं हुई है, अभी तक सरकार में भागीदारी नहीं मिली है, उन लोगों की उपलब्धि नहीं है सदन में या विधानसभा में, तो साझेदारी हमने दिलवाया था। पहले वाले चैप्टर में जो हमने साझेदारी के बारे में पढ़ाया था कि सत्ता में साझेदारी कैसे दिया जाए, नहीं दिया जाए। अगला चैप्टर आपका आया कि सत्ता में साझेदारी हो गई, तो अगला चैप्टर आया कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। जब वो भागीदार बन जाएंगे, सत्ता में मिल जाएंगे, चले जाएंगे, तो वो कार्य किस तरह से करेंगे, कार्य कैसे होगी, उसकी कार्य प्रणाली कैसे है। संघवाद के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया था, संघ कैसे काम करता है, स्थानीय निकाय के बारे में पढ़ाया था हमने आप लोगों को। इसके बाद तीसरा चैप्टर था आप लोगों का कि लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौती है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब जो है अगला चैप्टर है आपके पास लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। ये अगला चैप्टर है आपका लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, यानी क्या क्या उपलब्धि है। ये चौथा चैप्टर है आपका कि लोकतंत्र आने से, हमारे देश में लोकतंत्र है तो इसमें क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या उपलब्धि मिला हम लोगों को, क्या क्या अगर तानाशाही रहता तो क्या क्या मतलब कि डिमेरिट्स होता, लोकतंत्र के आने से क्या उपलब्धियां मिली हम लोगों को, तो इसके बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया है। और ये चैप्टर आप लोगों को जो है मात्र 5 टॉपिक में जो है आपका खत्म है। यही है समराइज वे में, इतना आप लोगों को याद रहना ही चाहिए, इतना पक्का जो है आप लोग रिवाइज करके इतना आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आप लोगों को बनने हैं। अगर इतना आपके दिमाग में है तो कितना भी कैसा भी क्वेश्चंस आए उसके बारे में आप लिख देंगे, क्योंकि आपको दिमाग में इतना आइडिया रहेगा कि लोकतंत्र की उपलब्धियां में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक किस चीज़ के बारे में बताता है। इतना टॉपिक अगर आपके दिमाग में है तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, आप दिमाग लगा करके उसको लिख लेंगे। लेकिन अगर इतना भी आपके दिमाग में नहीं है तो आपसे क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो आप लोगों को बड़ा नोट्स जो है अभी रिवाइज नहीं करना है या याद नहीं करना है, क्योंकि वो हेक्टिक हो जाएगा। आप लोगों को छोटे छोटे नोट्स, इस तरह के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है बार बार, और याद करने की कोशिश करना है, लिखना है, उसको लिखने की कोशिश करना है। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन। तो इसमें जो है पहला टॉपिक है आपका उत्तरदायी और वैध शासन क्या होता है। 2 टॉपिक है, एक है उत्तरदायी शासन और दूसरा है वैध शासन। उत्तरदायी शासन का मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबल उसको इंग्लिश में कह सकते हैं। कि कोई भी नेता अगर है, उसके क्षेत्र में किसी तरह की घटना होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, उस नेता को जिम्मेदार बताते हैं। या अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश में किसी तरह का संकट आता है तो उसके लिए हम प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, जिम्मेदार बताते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे जो देश की जनता है उसके प्रति उत्तरदायी है, वह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर देश की जनता को किसी भी तरह की समस्या होती है तो उस पर प्रधानमंत्री क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, उसको ठीक करेगा। तो ये हुआ उत्तरदायी शासन। अगर किसी को कोई मतलब ना हो, जनता मरे, उससे नेता को कोई लेना देना ना हो, तो उसको उत्तरदायी शासन हम नहीं कहेंगे, उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कहेंगे। रिस्पॉन्सिबल उसी को कहा जाता है जो क्या होता है, आपको उत्तरदायी होता है, यानी सुख दुख में देखता है। अगर दुख आया, बाढ़ आया, भूकंप आया तो उसमें सरकार क्या करेगी, आप लोगों की सुरक्षा करेगी, सहायता करेगी। जैसे कोरोना आया तो उसमें सहायता की। तो इस तरह से उसको कहते हैं उत्तरदायी शासन। तो देखिए आपका अगला टॉपिक है उत्तरदायी शासन के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो जनता के प्रति क्या होता है, तो जवाबदेह होता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जवाबदेह होता है, यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बस आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि उत्तरदायी शासन किसे कहते हैं, तो बस इतना अगर आपके दिमाग में है तो आप मार्क्स आराम से उठा ले जाएंगे, आप लिख लेंगे उसको थोड़ा सा अपने मन से एग्जाम्पल दे करके। लेकिन अगर इससे ये दिमाग में नहीं है इतना भी, तो ना आपसे ज़्यादा दिमाग में जाएगा, इससे ज़्यादा भी आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है, इससे कम भी घुसने वाला नहीं है। तो बस शॉर्ट में आपको समराइज में इसमें याद रखना है कि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि क्या होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसी को हम उत्तरदायी शासन कहते हैं। अगले लाइन में लिखा हुआ है सरकार को अपनी नीतियों और निर्णयों का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अगर उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी नीति बनाया या निर्णय लिया उसके लिए स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अगर सही हुआ, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना दिया, इतने राशन दिए लोगों को, तो उसके लिए क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है।
वो अगर दे रहे हैं किसी को तो उसके लिए उसका वो क्रेडिट भी ले रहे हैं कि हमने इतना राशन दिया, तो उसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। अगर उस राशन का कोई नेगेटिव इफेक्ट आता, जनता पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ता, तो उसके लिए भी उन्हें क्या किया जाता, विरोध किया जाता उनका कि आपने ऐसा ऐसा कर दिया। तो इस तरह से सरकार जो होती है या नेता जो होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, वो क्या होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला टॉपिक है आपका, तो समझ गए आप, अपने नीतियों और निर्णयों का क्या देना पड़ता है, स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अगर सही हुआ तो आप क्रेडिट लीजिए, अगर गलत हुआ तो उसका विरोध झेलिए। अगला है वैध शासन। वैध शासन उसको किसको कहते हैं, वैध यानी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड उसको इंग्लिश में कह सकते हैं कि वैध है ये शासन, को प्रमाण पत्र मिला हुआ है कि ये सही शासन है। या कोई तानाशाह है, बिना किसी के मर्जी के क्या कर गया, वो शासक सरकार मतलब कि शासन में आ गया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया और कहा कि हम जो कहेंगे वो करना है तुम लोगों को, तो वो वैध शासन नहीं हुआ, तानाशाही हो गई। वैध शासन हुआ कि सबकी मर्जी से आया है, सरकार में बैठा है, यानी सब ने उसको वोट दिया है तब जाके सरकार में बैठा है, तो वो वैध शासन के अंदर में आता है कि लोगों ने उसे क्या दिया है, मत दिया है, एक वैध सरकार है। मतलब कि ऐसे नहीं कि चोरी से घुस गया है या तानाशाही के बल पे घुस गया है, तो वो वैध शासन नहीं कहलाएगा। तो वैध शासन के बारे में देखिए, लोकतंत्र एक वैध शासन है। क्यों लोकतंत्र को वैध शासन कहा जा रहा है, यानी सर्टिफाइड शासन कहा जा रहा है कि वो सर्टिफाइड शासन है, वैध शासन है। क्यों, क्योंकि वो जनता ने उसे चुन करके, वोट दे करके सरकार में भेजा है, तो वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो उसे क्या कहते हैं, वैध शासन कहते हैं। अगर चोरी से या तानाशाही के बल पर, पावर के बल पर अगर सरकार में आके बैठ जाए तो उसे वैध शासन नहीं कहते हैं हम लोग, वो क्या है, अवैध शासन हो जाएगा, अवैध रूप, अवैध शासन उसे कह सकते हैं हम लोग। तो लोकतंत्र एक वैध शासन है क्योंकि यह जनता की अपनी सरकार होती है, चुनाव के माध्यम से इसमें कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। चुनाव के माध्यम से इसे क्या होती है, कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, क्योंकि चुनाव के द्वारा भेजा गया है, तो कानून के द्वारा मान्यता भी प्राप्त है कि इसने चुनाव जीत करके क्या आया है, सरकार में आया है, तो इसीलिए इसे वैध शासन कहते हैं। तो वैध शासन आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि लोकतंत्र एक वैध शासन है क्योंकि यह जनता की अपनी सरकार होती है और चुनाव के माध्यम से इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, या चुनाव के माध्यम से सरकार में आया हुआ सरकार है ये। तो इस तरह से आप वैध शासन के बारे में बता सकते हैं। अगला है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। पारदर्शिता मतलब सब कुछ दिखे, सामने में हो, और चोरी छुपे हो तो उसे कहते हैं अपारदर्शी, यानी ना दिखे तो अपारदर्शी होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, भौतिकी में, पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में। तो पारदर्शी का मतलब जो सब कुछ दिखे, जनता के सामने में सारा काम हो, उसको कहते हैं पारदर्शी शासन यानी पारदर्शी। तो यहाँ पारदर्शिता का मतलब है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार होता है कि निर्णय लेने में किन किन नियमों का पालन किया गया है, यानी जनता को सब कुछ जनता के सामने में हो, पारदर्शी तरीके से सारा का सारा काम हो, तो उसे पारदर्शी शासन कहते हैं, यानी पारदर्शिता कहते हैं। अगर चुपके चुपके कुछ से कुछ हो जाए तो वो अपारदर्शी हुआ, पारदर्शी नहीं हुआ। तो वही उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है, परिभाषा, कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार होता है कि निर्णय लेने में किन किन नियमों का पालन किया गया है। तो ये टॉपिक आपका है कि उत्तरदायी शासन, वैध शासन और पारदर्शिता क्या होती है। किसी भी लोकतंत्र की ये इतनी क्या है, खूबियां हैं, उपलब्धियां हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो पहला उपलब्धियां हमने दिखाया कि उत्तरदायी शासन होता है, तानाशाही नहीं होता है कि तुम मर रहे हो तो मरो, हम तो राजा हैं, अपना ऐश करेंगे, वो नहीं। उत्तरदायी है, अगर कुछ जनता को दिक्कत होगा तो सरकार उसके लिए उत्तरदायी है, सरकार उस समस्या का निदान करेगी। उत्तरदायी के बाद वैध शासन, ये वैध शासन होता है, जनता के द्वारा भेजा जाता है, ये दूसरी खूबी है। तीसरी खूबी है कि इसमें पारदर्शिता होती है। तो आपके दिमाग में एक आइडिया लग रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो लोकतंत्र की उपलब्धियां पढ़ना, यही तीनों खूबियां हैं, इसके पास उपलब्धि है। इसके बाद देखिए आर्थिक विकास और असमानता। अगला टॉपिक है आर्थिक विकास और असमानता। हमारे देश में आर्थिक विकास भी हो रहा है लेकिन असमानताएं भी बहुत है। कोई बहुत धनी है, कोई अंबानी टाइप है, कोई बहुत भी गरीब है, कोई भिखारी है। तो ये क्या असमानता को दिखाता है, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं और किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये असमानता हुआ। तो ये दो टॉपिक, दोनों के दोनों टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है कि आर्थिक विकास और असमानता क्या होता है। अगला टॉपिक आपका है कि आर्थिक विकास और असमानता के बारे में जानेंगे। तो पहले आप आर्थिक विकास यानी आर्थिक समृद्धि के बारे में जानिए, फिर आर्थिक असमानता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आर्थिक समृद्धि का मतलब है कि अध्ययनों से पता चलता है कि तानाशाही शासन में आर्थिक विकास की दर लोकतंत्र से थोड़ी बेहतर रही है, लेकिन लोकतंत्र के अन्य फायदे हैं जैसे स्वतंत्रता, इससे बेहतर बनाते हैं। यानी आर्थिक विकास, ये कहा गया है कि अध्ययन से ये पता लगता है कि जहाँ तानाशाही है,
बहुत सारे देश ऐसे हैं जो तानाशाह है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। जैसे चीन, कहने के लिए लोकतंत्र है, वोट होता है लेकिन आदमी खड़ा होगा, पार्टी एक ही खड़ा होती है। यहाँ पे जैसे अलग अलग पार्टियाँ खड़ा होती है, उस तरह से वहाँ नहीं, एक ही पार्टी खड़ा होगी। तो वो कहने के लिए वोटिंग होता है, लोकतंत्र होता है वहाँ पर, लेकिन वो तानाशाही की तरह ही है। वहाँ का जो राष्ट्रपति जिनपिंग है वही राष्ट्रपति रहेगा, अपने आप को लीडर घोषित किया हुआ है। तो जो है वो तानाशाही के लेवल पर ही आता है। तो वहाँ पर देखिए कितनी सारी हम लोगों से ज़्यादा विकास है, वहाँ पर आर्थिक विकास है। तो अध्ययन से ये पता लगता है कि जहाँ पर भी तानाशाही शासन है वहाँ पर आर्थिक विकास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। चीन हमसे आगे निकल गया, क्यों? उसने तानाशाही लगाया, तानाशाही लगा के कहा कि हम जो कह रहे हैं वही करो, उतना ही करो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में हम लोगों को क्या है, सबको बोलने का मौका दिया जाता है, सबके अपने अपने मत हैं, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है, अगर आप सरकार के खिलाफ बोले तो आपको जेल में पकड़ के डाल दिया जाएगा। तो वहाँ पे तानाशाही टाइप का रवैया है। तो उस शासन में, तानाशाही शासन में देखा गया है कि आर्थिक विकास क्या होता है, थोड़ा लोकतंत्र वाले से ज़्यादा स्पीड में होता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल है चीन का आपके सामने एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं होती, जैसे स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होती है। तो अध्ययनों से पता चलता है कि तानाशाही शासन में आर्थिक विकास की दर लोकतंत्र से थोड़ी बेहतर रहती है या रही है। लेकिन लोकतंत्र के अन्य फायदे, अलग अलग फायदे हैं, जैसे स्वतंत्रता है, ये इसे क्या करते हैं, बेहतर बनाते हैं। तो लोकतंत्र हमारा इस मायने में क्या होता है, बेहतर होता है। तो आप समझ चुके होंगे, लोकतंत्र में लोगों को आज़ादी ज़्यादा मिलती है, तानाशाही में लोगों की आज़ादी कम मिलती है। लेकिन इसका उल्टा ये है कि वहाँ पर आर्थिक विकास थोड़ा ज़्यादा दिखता है, लेकिन लोकतंत्र वाले में आर्थिक विकास आपको थोड़ा कम दिखता है। तो ये टॉपिक से आप समझ गए होंगे आर्थिक विकास के बारे में। आपसे पूछेगा कि तानाशाही शासन के अंदर में आर्थिक विकास कम होता है या ज़्यादा लोकतंत्र की तुलना में, तो आप बता सकते हैं कि ज़्यादा होता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछे कि आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगला है असमानता में कमी। लोकतंत्र का लक्ष्य केवल विकास नहीं बल्कि समाज के गरीब वर्गों के बीच आय की असमानता को कम करना होता है। असमानता का मतलब है कि असमानता का मतलब अभी हमने आपको बता दिया कि कोई बहुत ज़्यादा धनी है, कोई बहुत गरीब है, लेकिन उसमें कमी, लोकतंत्र जो है हमारा उस असमानता में भी कमी लाने का कोशिश करता है। अगर सरकार कहती है कि अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं हैं या आप बहुत गरीब हैं तो आप भूखे नहीं मरेंगे, ये सरकार का मोटिव है कि आप भूखे नहीं मरेंगे, हम आपको क्या देंगे, राशन देंगे, अनाज देंगे। अभी 5 केजी जो मिल रहा है किसके तहत, उसी के लिए कि कोई देश में भूखा ना रहे। इसके बाद जो है, अगर आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तो हम छत देंगे। आवास, पीएम आवास के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, घर दिए जा रहे हैं। अगर आपके पास लैट्रिन नहीं है तो लैट्रिन के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो यानी हमारा जो लोकतंत्र है उसमें जनता के लिए भी क्या किया जाता है, लोग जो धनी मनी आदमी टैक्स देते हैं, उस टैक्स से गरीबों के कल्याण के लिए काम किए जाते हैं। तो हमारा लोकतंत्र जो है इस असमानता को कम करने की कोशिश करती है कि कोई अगर बहुत धनी है तो ठीक है, लेकिन जो बहुत गरीब है तो उसको भूखे मरने भी नहीं देंगे हम, या बिना छत के बारिश में भीगने भी नहीं देंगे। तो सारा का सारा काम करेंगे, उसको उतना गरीब नहीं रखेंगे, गरीबी रेखा से उसको क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे। तो हमारा जो लोकतंत्र है वो क्या करता है, असमानता में कमी भी लाता है। किस तरह से, तो लोकतंत्र का लक्ष्य केवल विकास ही नहीं करना है, क्या करना है, समाज के गरीब वर्गों के बीच क्या करना है, आय की असमानता को भी कम करना है, अलग अलग फायदे पहुंचाने हैं। बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती है, उज्ज्वला योजना, बहुत सारा योजना आपका नाम सुना होगा आपने। अगला है, इस तरह से अगला टॉपिक है आपका सामाजिक विविधता में सामंजस्य। अब अगला लोकतंत्र में खूबी है, अगला उपलब्धि है लोकतंत्र का कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा विविधता है। आप सुने हैं कि हर 3 कोस 4 कोस पे जाने पर क्या हो जाता है, भाषा बदलती है लोगों की, पानी बदलता है लोगों का। इतने जनजाति है, इतनी जाति है, इतने धर्म हैं, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, सब बौद्ध, सारे के सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। अलग अलग क्या कहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग ट्राइब्स जो आदिवासी हैं वो रहते हैं। तो इतने सारे लोग हैं, इतना विविधता है, फिर भी सब में क्या है, एक बात कॉमन है कि सामंजस्य है। सब भारत के प्रति निष्ठावान है, सब में एक बात की भावना है कि हम भारतीय हैं। और अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हो जाए, लड़ाई वड़ाई, जैसे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाता है हम लोगों का, तो सारा भारतीय तब सब कुछ भूल के एक हो जाते हैं कि पाकिस्तान को मारना है, उसको सबक सिखाना है। तो वहाँ पर क्या आता है, हमारा भारतीयता बाहर निकल के आता है। जब फिर हम अंदर में आते हैं तो फिर आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचा दिखाने लगते हैं। तो ये है, लेकिन इतना विविधता होने के बावजूद भी हम लोगों में क्या है,
सामंजस्य है। तो ये एक लोकतंत्र की भी क्या है, उपलब्धि है। लोकतंत्र होने के कारण सब में क्या है, सामंजस्यता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि लोकतंत्र विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाई समूह के बीच क्या करता है, टकराव को कम करने में मदद करता है। अगर लोकतंत्र नहीं रहता तो सब अपने अपने जाति के लोगों को कहते हैं कि फलां को नेता बनाओ, हमारे जाति का नेता होगा, प्रधानमंत्री हमारे जाति का होगा, राष्ट्रपति हमारे जाति का होना चाहिए, हिंदू कहता हिंदू होना चाहिए, मुसलमान कहता मुसलमान का होना चाहिए। तो टकराव बढ़ता, हर हमेशा देश जो है युद्ध में या गृह युद्ध में, दंगा फसाद में उलझा रहता। आज सुनते यहाँ 10 लोगों को मार दिया गया, वहाँ सुनते 20 लोगों को मार दिया गया। तो इस तरह के फसाद होते रहते। देश हमारा अस्थिर से इस तरह से जो विकास कर रहा है, विकास नहीं करता। क्या करता, वो युद्ध को ही, मतलब गृह युद्ध जो होता, मारपीट झगड़ा लड़ाई, इसी को सुलझाने में व्यस्त रहता। तो लोकतंत्र क्या कर रहा है कि सबको जिसको मत मिलेगा वही आओ, कोई जाति कोई धर्म के लोग वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, जिसको जनता चुनेगी वही वहाँ पर जाएंगे। तो लोगों को सबको पता है कि चलो भाई वोट मिलेगा तभी हम जाएंगे। तो वोट लेने के लिए सब मार करते रहते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो इससे क्या होता है, टकराव कम होता है। तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र विभिन्न जाति, धर्म और भाषाई समूह के बीच टकराव को क्या करता है, कम करता है। अगर नहीं रहता तो सब आपस में लड़ते ऊपर जाने के लिए। तो लोकतंत्र में वोट के माध्यम से सारा का सारा इस टकराव को क्या किया गया है, कम किया गया है। अगला है कि यह बहुमत के शासन का अर्थ केवल बहुसंख्यक समुदाय का शासन नहीं होने देता, बल्कि इसमें अल्पसंख्यकों की राय का भी सम्मान किया जाता है। यानी इसमें जो है, अगर बहुमत के शासन का अर्थ ये है कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि यहाँ पर भारत में बहुसंख्यक में हिंदू हैं, तो क्या हम लोग मुसलमान की बातों को नहीं सुनते हैं? जरूर सुनते हैं। क्या मुसलमान जाति के विधायक या मुसलमान जाति के सांसद नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सब होते हैं। तो लोकतंत्र में ये है कि बहुसंख्यक होने के बाद भी बहुमत किसका होता है, बहुसंख्यकों का होता है। अभी अब देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी को बार बार जीत मिलते जा रही है। तो बहुसंख्यकों का क्या होता है, बहुमत होने के बाद भी, बहुमत के शासन के बाद भी बहुसंख्यक समुदाय का शासन नहीं होने देता है। यानी क्या ये, अगर बीजेपी सरकार में है तो क्या ये हिंदुओं की सरकार है? नहीं, सबके लिए सरकार है। प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास। वो ये नहीं कहते हैं कि हिंदू का साथ हिंदू का विकास। उनका विजन क्या है कि सबका साथ सबका विकास। यानी उसमें अलग अलग धर्म के लोग, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। आज तक आपने सुना ही, मतलब कि इस तरह का कोई धर्म के नाम पर किसी के साथ हिंसा भी नहीं होती है। सरकार वहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे देश में सबको सम्मान दिया जाता है। जैसे मुसलमान लोग हैं तो उनके लिए भी सबका साथ सबका विकास में हमने आपको बता ही दिया कि ये बहुसंख्यक का शासन नहीं होने देता है। इसमें सभी लोगों को, अल्पसंख्यकों की भी राय का सम्मान किया जाता है। अगर अल्पसंख्यक हमारे देश में है और उनका कोई भावना है तो उसका भी सम्मान किया जाता है। ये क्या होता है, बहुसंख्यक का सरकार नहीं बनने देता है। तो ये भी एक खूबी है हमारे लोकतंत्र का कि बहुमत के शासन का अर्थ केवल बहुसंख्यक समुदाय का शासन नहीं है, अल्पसंख्यकों की भी उसमें क्या होती है, भागीदारी होती है। उनका भी बातों को सुना जाता है। ये नहीं कि बहुसंख्यक जो कहे वही होगा, नहीं, उनके भी बातों को क्या किया जाता है, सुना जाता है। अगला है चौथा नंबर में, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, इसमें क्या होती है, चौथा खूबी आप देखिए लोकतंत्र की उपलब्धि के चैप्टर के अंदर में आपका चौथा खूबी है कि इसमें व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी होती है। व्यक्ति की गरिमा भी होती है और आज़ादी भी होती है। गरिमा का मतलब क्या, गरिमापूर्ण जीवन का मतलब एक सम्मानजनक जीवन, कोई आपको बेइज्जत ना करे, कोई आपको प्रताड़ित ना करे। इसके लिए सरकार क्या करती है, व्यवस्था करती है। अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, किसी तरह से प्रताड़ना दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। थाना में जाकर के आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के कानून बने हुए हैं। तो आपको प्रताड़ित नहीं करेगा कोई, आपको एक गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा। इस बात की जिम्मेदारी, इस बात की गारंटी हमारा लोकतंत्र देता है। लोकतंत्र संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है। अगला है कि आज़ादी भी आपको रहेगी, गरिमा रहेगा और आज़ादी दोनों रहेगी। आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो देखिए इसमें लिखा गया है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में दुनिया के किसी भी अन्य शासन व्यवस्था से श्रेष्ठ है। लोकतंत्र में बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी का ख्याल रखा जाता है। अन्य किसी भी शासन में इतनी आज़ादी और गरिमा का ख्याल नहीं रखा जाता है। अगर कोई शासन है, अगर चीन में आप रहते तो आप इस तरह से, जैसे हिंदुस्तान में बोल लेते हैं, सड़क पे आके दंगा कर लेते हैं, सड़क पे आके दंगा नहीं मतलब विरोध कर लेते हैं, या कभी कभी उग्र हो जाता है तो दंगा का भी रूप ले लेता है, बस गाड़ियाँ जलाने लगते हैं लोग, पुलिस से मुठभेड़ कर लेते हैं। वहाँ पर अगर तानाशाही होता, चीन की तरह शासन होता, तो इस तरह से आप प्रोटेस्ट, आपने देखा है कभी कि चीन में लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत मार मारता है। तो आज़ादी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो लोकतंत्र में ही ये खूबियाँ हैं कि व्यक्ति को इतनी गरिमा और आज़ादी
दी गई है। सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार और आज़ादी दोनों मिला हुआ है। अगला है आपका इसी में लिखा हुआ है कि यह महिलाओं के अधिकार, जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और दलितों पिछड़ों को समान अवसर देने की वकालत करता है। यही लोकतंत्र है हमारा, जो महिलाओं के अधिकार देने का भी अभी आपने देखा है कि महिलाओं को आरक्षण के तहत 33% सीट केंद्र में जो है महिलाओं को रिजर्व किया गया है कि महिलाएं का भी प्रतिनिधित्व संसदों में होगा। भारत में जो है अब हमारा बिहार, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज में 50% महिलाओं को क्या दिया, आरक्षण दिया। कि देखा गया कि महिलाएं नहीं आती है तो आरक्षण के तहत उन्हें मुख्य धारा में शामिल लाया गया। इसमें जातिगत भेदभाव को भी कम करता है। देखे हैं कि SC/ST एक्ट बना हुआ है कि अगर आपको जातिगत कोई प्रताड़ना हो रही है तो उसके तहत आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद जो है समाप्त करने और दलितों पिछड़ों का समान अवसर देने का वकालत करता है। और दलितों और पिछड़ों को समान अवसर का मतलब क्या, आप लोगों को मतलब दलितों और पिछड़ों को भी क्या समान अवसर का मतलब आरक्षण के तहत नौकरी में समान अवसर देने का। ये नहीं कि सबको रिजर्वेशन के अंदर ना रख करके अगर जनरल में रख दिया जाए तो जो पिछड़े लोग हैं वो पिछड़े ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो आरक्षण के तहत उनको भी अवसर देने का काम हमारा लोकतंत्र करता है। तो ये लोकतंत्र की इतनी सारी खूबियाँ हैं, आप शुरू से खूबियाँ ही पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तरदायी शासन है, वैध शासन है, पारदर्शिता रहती है इस तरह के शासन में कि सब कुछ दिखता है नागरिकों को कि देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप सवाल पूछ सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने आपको RTI के बारे में बताया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को आप जान सकते हैं। अगला है आर्थिक समृद्धि होती है, असमानता में कमी आती है, असमानता गरीबी का कमी होता है। इसके बाद सामाजिक विविधता के बाद भी सामंजस्य रहता है, अल्पसंख्यकों को भी बोलने का अधिकार होता है, बहुसंख्यक का सरकार नहीं बन जाता है लोकतंत्र हमारा, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी होती है। तो इस तरह से इतनी सारी खूबियाँ हैं। इसके बाद है कि अगला टॉपिक है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल, क्या भारतीय लोकतंत्र हमारा सफल है, इस बात का मूल्यांकन कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या हमारा भारतीय लोकतंत्र सफल है, पूर्ण तरह से सफल है, आपको क्या लगता है, इसके बारे में लिखिए। तो उसमें यहाँ पर लिखा गया है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है। इसकी परीक्षा कभी खत्म नहीं होती है, यानी लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसकी परीक्षा समय समय पर होते रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी परीक्षा क्या होती है, समय समय पर होते रहती है, मतलब कि लोगों का डिमांड बढ़ते रहता है। जब लोग एक लाभ पा लेते हैं तो दूसरे लाभ की मांग करने लगते हैं। पहले क्या था कि पेट भरिए, पहले बहुत गरीबी थी तो खाने के लाले पड़े हुए थे। तो लोकतंत्र में क्या था कि सबसे पहले रोटी दो, जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया कि हर व्यक्ति को खाने के लिए कम से कम पेट भर के दो। फिर पता लगा कि अच्छा पेट भर गया तो अब मकान दो, प्रधानमंत्री आवास के तहत, पहले इंदिरा आवास था, इंदिरा आवास के तहत लोगों को घर दो। फिर जब घर मिल गया तो अलग अलग तरह के चीज़ें, डिमांड बढ़ते जा रहा है लोगों का। तो इस तरह से लोकतंत्र में क्या होता है कि इसकी परीक्षा बार बार होती रहती है। एक डिमांड आप जनता का पूरा करिएगा, दूसरा डिमांड आ जाएगा। एक सड़क बना के तैयार करिएगा, दूसरा का डिमांड आ जाएगा कि यहाँ भी एक सड़क बनना चाहिए। पहले एक भी सड़क नहीं था, एक बना कि फिर दूसरा का डिमांड आ जाएगा यहाँ भी बनना चाहिए, तो वहाँ पर भी सड़क बनता है। अगर ये तानाशाही होती तो आप कुछ नहीं बोल पाते। सरकार का जहाँ ऊपर से ऑर्डर आएगा, जहाँ बनाना होगा वहाँ बनाएगा। लेकिन लोकतंत्र में आप सड़क ना बने तो उसके लिए विरोध कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग विरोध करते हैं अलग अलग तरीके से। सड़क में भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहीं रोड पे बैठ जाते हैं कि तो किसी भी मांग के लिए यहाँ विरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होते रहता है, लोकतंत्र की परीक्षा होती रहती है और कभी खत्म नहीं होती है। जब लोग एक लाभ पा लेते हैं तो दूसरे लाभ की मांग करने लगते हैं। अगला, नागरिकों को जागरूक होना और सरकार की आलोचना करना ही लोकतंत्र की क्या है, सफलता का प्रमाण है। और दूसरी बात, नागरिकों का जागरूक होना और क्या करना, सरकार की आलोचना करना ही लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। यानी सरकार की आलोचना करते रहना है। अगर आप सरकार के सब मिलकर बड़ाई करेंगे तो सरकार मस्त हो जाएगी, मग्न हो जाएगी, कहेगी वाह सब कुछ ठीक चल रहा है, और वो काम करना बंद कर देगी, कहेगी चलो जनता खुश है तो अब काम करने की जरूरत नहीं है, सब हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार का क्या करने रहना चाहिए, आलोचना करते रहनी चाहिए। इससे कि लगेगा कि नहीं काम बाकी है, काम करना है, लोग क्या कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो और काम करना है, नहीं तो अगली बार ये वोट नहीं देंगे। तो वोट लेने के डर से सरकार क्या करते रहती है, काम करते रहती है। तो ये क्या है, हमारे देश लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसमें नागरिक को जागरूक होना चाहिए और सरकार का क्या करते रहना चाहिए, आलोचना करते रहना चाहिए। तो यही आपका पॉलिटी के अंदर में, राजनीति विज्ञान के अंदर में लोकतंत्र की उपलब्धियां के बारे में चौथा चैप्टर आपका था। बस इसमें आपको इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं है कि इसी पे PhD करने लगे, इसी पे आप थेसिस लिखने लगे, जानने लगे, लोकतंत्र को ही पढ़ने लगे
तो बहुत बड़ा है लोकतंत्र चैप्टर। आपको 10वीं क्लास के हिसाब से इससे ज़्यादा जानने की इस चैप्टर में आवश्यकता नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा जाएंगे इस चैप्टर में तो आपका दूसरा चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा, जो अलग अलग सब्जेक्ट है वहाँ छूट जाएगा। और इसमें आएगा मात्र आपको 5 मार्क। 5 मार्क बहुत से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और जो है आपका अलग अलग पेपर्स है, साइंस है, मैथ है, वो सब छूट जाएगा, तो 100 मार्क 200 मार्क का छूट जाएगा उधर की तरफ। तो एक ही सब्जेक्ट पर क्या करना है, एक ही चैप्टर पे हमको पीएचडी नहीं करनी होती है। हर चैप्टर में इतनी इतनी जानकारी लेकर के हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना है। ये नहीं है कि इसमें हम पूरे के पूरे बढ़िया से पढ़ लेंगे, 50-100 पेज पढ़ लेंगे इसमें तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, आपको 5 मार्क्स का आएगा और 5 ही मार्क्स आपको मिलेगा। और हो सकता है उतना पढ़ें और जो पूछा वो आया भी ना, तो इस तरह का भी कंडीशंस होगा। तो आप इससे ज़्यादा अगर पढ़ करके चलते हैं तो मानिए कि दूसरा चैप्टर आपका क्या होगा, छूटेगा। तो आप क्या करिए, इस तरीके से सारे चैप्टर को तैयार करिए। ये नहीं कि पॉलिटी पढ़ लिया और हिस्ट्री छोड़ दिए, राजनीति विज्ञान पढ़ लिए और इतिहास को छोड़ दिए। तो क्या होगा, अगर आप ज़्यादा एक इतिहास को ही ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो ये छूट जाएगा, या इसको ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो वो छूट जाएगा। इसीलिए आपको सामंजस्य बना करके हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को क्या करना है, पढ़ के जाना है, तभी जा करके आप मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करेंगे। नहीं तो एक ही चैप्टर पे 4 घंटा का मैराथन में घुस गए और क्या हो गया, 4 घंटा एक ही चैप्टर पर लग गया, बाद बाकी समय पास हो गया, दूसरा चैप्टर बचा रह गया, दूसरा सब्जेक्ट बचा रह गया। तो आपको एक स्ट्रेटजी के तहत बहुत कम शॉर्ट सिलेबस में सारा जानकारी लेते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। यही एक टॉपर की स्ट्रेटजी होती है। नहीं तो ऐसे भीड़ में आप बहते रहेंगे, भीड़ में गुड़कते रहेंगे, तो भीड़ में जाते रहेंगे, आपका उस तरह से तैयारी नहीं होगा। स्ट्रेटजी बना करके कि हमको कितना सिलेबस कवर करना है, कितना पढ़ना है, एक चैप्टर पर, एक सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है, उस हिसाब से आप चलिए। तो आपका ये चैप्टर जो है यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद फिर इसी तरह से इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर, एक 5वां चैप्टर है आपका, वो आएगा। इसके बाद आपका राजनीति विज्ञान खत्म हो जाएगा। आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हमने इसी तरीके से साइंस खत्म किया है, सामाजिक विज्ञान का बहुत सारे चैप्टर्स जैसे राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, सारे के सारे हमने प्लेलिस्ट में खत्म किया हुआ है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं या अभी नया आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना हमें सुनने के लिए। तो चलिए इसे लिख लीजिए, एक कॉपी में लिखिए, तभी जा करके आप उसको बार बार रिवाइज करिएगा और एग्जाम के दिन आप देखिएगा कि बहुत ही कम समय में आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। चलिए, धन्यवाद।